हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीएसजी ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपके लिए एकदम फ्रेश टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। तो बच्चों, सॉल्युबिलिटी हमें पढ़ना है और इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सॉल्युबिलिटी के अंदर। तो बच्चों, सॉल्युबिलिटी का मतलब हमें जानना है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तो सॉल्युबिलिटी का अगर हिंदी में अगर अर्थ जाने तो बच्चों, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको घुलनशीलता। क्या बोलते हैं इसको? घुलनशीलता बोलते हैं। तो क्या होता है घुलनशीलता का क्या मतलब है सर? घुलनशीलता, घुलना। तो आपको पता ही है। जैसे मान लीजिए आपने ये एक कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर यहाँ पे पानी है, और पानी में आपने क्या करा? शुगर डिसॉल्व किया। शुगर, तो ये शुगर जो है पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी। तो ये सॉल्युबल है इसमें। लेकिन सॉल्युबिलिटी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, उसको समझते हैं। चलो, इसके लिए आप एक चीज मुझे बताओ बच्चों। एक बार बताओ, जब ये शुगर है आपने इस वाटर के अंदर ऐड कर रहे हो, इस वाटर के अंदर ऐड करोगे तो आपने एक चम्मच शुगर डाली, मान लो इसके इस पानी के अंदर एक चम्मच शुगर डालोगे, वो इसके अंदर घुल जाएगी। दूसरी चम्मच शुगर डाली आपने, वो इसके अंदर घुल जाएगी। तीसरी चम्मच शुगर आपने डाली, वो इसके अंदर घुल जाएगी। लेकिन बच्चों, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इसमें शुगर घुलना बंद हो जाएगा। सर क्या होगा उस टाइम पर? क्या होगा? शुगर घुलना बंद हो जाएगा इन द सेंस, मतलब होगा क्या कि जितना भी शुगर आप इसके अंदर ऐड करोगे ना, वो नीचे बैठ जाएगा। मतलब जितना शुगर ऐड करोगे वो नीचे बैठ जाएगा। मतलब अब कैपेसिटी खत्म हो गई है वाटर के अंदर चीनी घुलने की। तो मतलब कोई भी सॉल्वेंट जो है, कोई भी लिक्विड जो है, एक हद तक उसमें सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर सकते हो। तो एक सॉल्वेंट के अंदर, किसी भी सॉल्वेंट, यहाँ पे तो हमने सॉल्वेंट जो है वो वाटर ले रखा है बच्चों। क्या ले रखा है? वाटर। किसी भी सॉल्वेंट के अंदर किसी भी सॉल्यूट का जितना भी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट आप घोल सकते हो, वो सॉल्युबिलिटी कहलाता है। ठीक है? ज्यादा से ज्यादा अमाउंट, जैसे शुगर, जैसे पानी के अंदर जो चीनी ज्यादा से ज्यादा कितनी घुल सकती है मैक्सिमम, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, सॉलिड मतलब सॉल्यूट जो है, सॉलिड है आपका, इन ग्राम। सॉलिड सॉल्यूट का ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ग्राम में, दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड, जो 100 ग्राम लिक्विड में डिसॉल्व हो सके एंड फॉर्म करे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बच्चों, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है बच्चों, मतलब जब शुगर, जब इसमें आप ऐड कर रहे थे एक वक्त तक वो घुल रही थी, लेकिन एक ऐसा वक्त आ गया था कि जब आप इसमें शुगर ऐड कर रहे थे तो वो अब घुल नहीं रही थी। अब सारा का सारा जितना भी शुगर आप ऐड कर रहे थे वो नीचे बैठ जा रहा था। तो वो स्टेज जिसमें अब सॉल्यूट ऐड नहीं हो रहा, नो मोर सॉल्यूट। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें नो मोर सॉल्यूट इज एडेड, इसमें अब ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। इस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद देखो, सॉल्युबिलिटी की हम फाइनल डेफिनेशन आपको बताए तो मतलब ये है सिंपल सा सॉल्युबिलिटी का, कि एक सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर, एक सॉल्वेंट के अंदर आप मैक्सिमम सॉल्यूट का अमाउंट 100 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट का कितना ग्राम आप ऐड कर सकते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं बच्चों। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर। ये शुगर जो है हमारा क्या है? सॉलिड है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए अब क्या होने वाला है हमारा। फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। जब एक सॉलिड को एक लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, सॉल्युबल करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उस सॉलिड को लिक्विड में घुलने में मदद करते हैं? तो पहला फैक्टर है बच्चों हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट के नेचर पे, सॉल्यूट कैसा होने वाला है और सॉल्वेंट कैसा होने वाला है। ठीक है? इस पे भी डिपेंड करेगा कि ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट के अंदर कितना डिसॉल्व होगा। तो बच्चों, इसके लिए एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक लाइन देखो, लाइक डिसॉल्व लाइक। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब है एक जैसा एक जैसे में डिसॉल्व होगा। सर इसका क्या मतलब होगा? मतलब ये है बच्चों,
पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा। पोलर सॉल्यूट किसके अंदर डिसॉल्व होगा? पोलर सॉल्वेंट के अंदर। सर पोलर सॉल्यूट क्या होते हैं? जैसे इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा पोलर सॉल्यूट का NaCl, ये हमारा पोलर सॉल्यूट है। पोलर सॉल्यूट क्यों? पोलर सॉल्यूट क्या होते हैं सर? जिसमें चार्ज डिफरेंस हो बच्चे, Na+Cl-, तो जिसमें चार्ज डिफरेंस होगा उसको हम पोलर सॉल्यूट बोलेंगे। पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं बेटा? जिसमें चार्ज डिफरेंस हो। पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे वाटर, H2O, ये हमारा पोलर सॉल्वेंट है। तो NaCl जो होता है हमारा नमक, वो पानी के अंदर बहुत अच्छे से घुल पाता है क्योंकि NaCl एक पोलर सॉल्यूट है और H2O हमारा क्या है? पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, अब बात करते हैं नॉन पोलर सॉल्यूट की। तो नॉन पोलर सॉल्यूट जो होते हैं बच्चों, नॉन पोलर सॉल्यूट वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो पाते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, नॉन पोलर सॉल्यूट जिनमें चार्ज डिफरेंस ना हो, इसका एक एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्यूट का नैप्थेलिन इसका एग्जांपल है। तो ये डिसॉल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं? इसका एग्जांपल क्या होगा सर? तो इसका एग्जांपल यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट का जैसे आप ले सकते हैं यहाँ पे बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। और ईथर लिख सकते हो आप। तो पोलर में डिसॉल्व होगा बेटा, लाइक में डिसॉल्व होगा, ये आपको पहले से ही पता होगा, क्लास 11th में लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट है। तो यही चीज है, ठीक है। और पोलर सॉल्यूट जो है हमारा वो हाईली सॉल्युबल होता है पोलर में। अगर आप पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे नॉन पोलर में तो वो बहुत ही लेस सॉल्युबल होगा बच्चे, ठीक है। तो ये फैक्टर हो गया एक, तो सॉल्यूट कैसे घुलेगा सॉल्वेंट के अंदर। तो पहला फैक्टर डिपेंड करता है कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। अगर सॉल्यूट पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं बच्चों, हमारा नेक्स्ट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर कितना डिसॉल्व होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी पर, उसकी घुलनशीलता पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं। तो देखिए इसके लिए आपको एक चीज समझनी है। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक और है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बच्चों क्लास 11th में मैंने आपको पढ़ाया था एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस मैंने आपको बताया था एक ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब। एक ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान हीट एब्जॉर्ब होगी उसको एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान हीट जो है वो रिलीज होगी। हीट क्या होगी? रिलीज होगी। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो सर इसका क्या लेना देना है यहाँ से सॉल्युबिलिटी से? तो बच्चों कोई प्रोसेस, जैसे मान लीजिए आप, ये आपके पास एक लिक्विड है और आपने इसके अंदर एक सॉलिड को डिसॉल्व करा। जब एक सॉलिड इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करेगा तो दो तरीके की बात हो सकती, दो चीजें इन्वॉल्व होंगी यहाँ पर। या तो ये प्रोसेस जब ये सॉलिड इस लिक्विड में घुल रहा होगा, या तो इस प्रोसेस के दौरान हीट यहां से बाहर निकल रही होगी, या फिर मे बी हीट एब्जॉर्ब हो रही हो। यहाँ पे दोनों ही चीजें हो सकती है। अगर हीट बाहर निकल रही है तो हम बोलेंगे प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो टेम्परेचर का क्या है वेरिएशन, किस तरीके से वेरिएशन करता है? तो देखो बच्चों इसके लिए हम ली-चैटली प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे। तो ली-चैटली प्रिंसिपल से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है किसी सॉलिड की लिक्विड के अंदर या घटती है। ये क्लास 11th का है। तो ली-चैटली प्रिंसिपल क्या होता है? तो देखिए जब मान लीजिए ए कोई सॉल्यूट है और बी कोई सॉल्वेंट है, और आपने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाकर क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनने वाला है, सॉल्यूशन बनेगा। और इस प्रोसेस के दौरान मान लीजिए रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, इस प्रोसेस के दौरान हीट रिलीज हो रही है, सॉल्यूशन बन रहा है और साथ में हीट भी बन रही है। यानी हीट बन रही है, यानी कि ये प्रोसेस कैसा हो गया? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। ये कैसा प्रोसेस हो गया? एक्सोथर्मिक। तो अगर मैं यहाँ पर ली-चैटली प्रिंसिपल आपको यहाँ पे पहले एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ ली-चैटली प्रिंसिपल क्या होता है। तो बच्चों ली-चैटली प्रिंसिपल जो था वो ये बोलता था कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस
इक्विलिब्रियम में है। ये इक्विलिब्रियम का साइन है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है तो वो इक्विलिब्रियम में ही रहना पसंद करता है, ठीक है। अगर उसमें कोई भी डिस्टरबेंस लाइक आप उसमें कॉन्सेंट्रेशन या फिर टेम्परेचर या प्रेशर कुछ भी अगर आप चेंज करते हो उस इक्विलिब्रियम प्रोसेस के दौरान, कंसंट्रेशन चेंज करते हो, टेम्परेचर चेंज करते हो, प्रेशर चेंज करते हो, तो वो इक्विलिब्रियम क्या करता है, उस चेंज को क्या कर देता है, नलीफाई कर देता है। नलीफाई, ये वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद हो। नलीफाइड का मतलब है कि कैंसल आउट कर देगा जो भी आपने चेंज करे, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, टेम्परेचर में चेंज या प्रेशर में चेंज। तो ये तो हो गया हमारा बच्चों लीच एडले प्रिंसिपल का स्टेटमेंट। एक बार क्लास 11th वाली कॉपी में जाके देखना। सर यहाँ पे इसका क्या मतलब है, तो बच्चों अगर मैं ये रिएक्शन दो डायरेक्शन में चल रही है बच्चों, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन भी बन रहा है। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिल रहा है तभी तो सॉल्यूशन होगा, मतलब सॉल्यूट सॉल्यूबल हो रहा है सॉल्वेंट के अंदर और सॉल्यूशन बन रहा है। अगर वापस से सॉल्यूशन से सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बनता है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूट अलग हो रहा है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो रहे हैं। तो यानी कि सॉल्यूट अलग हो रहा है, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड जाती है तो रिएक्शन दो डायरेक्शन में चल रही है बच्चों, एक तो चल रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक चल रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक अगर हम इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्यूट यानी ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। ये लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक था कि मतलब किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट यानी स्पीड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो रिएक्टेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर लिखता हूं बच्चों, तो रेट ऑफ बैकवर्ड, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए पीछे से जो चल रही है उसके लिए रिएक्टेंट की तरह कौन काम कर रहा है, सॉल्यूशन और हीट। वैसे तो हीट लेते नहीं है लेकिन अभी समझने के लिए हम यहाँ पर हीट को लेके चलेंगे प्रोडक्ट की तरह। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूशन, यहां पर सॉल्यूशन है, एंड हीट, ठीक है। तो बात हो रही है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर, अगर कोई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बन रहा है और हीट निकल रही है, यानी ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा सवाल ये था कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब कि एक सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब सॉल्यूशन बनाता है तो हीट निकलती है। अगर उस दौरान टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्यूट ज्यादा घुलेगा सॉल्वेंट के अंदर या कम घुलेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, ये सवाल है। तो बच्चों टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट भी तो बढ़ेगा, और अगर हीट बढ़ेगा तो हीट का रिलेशन देखो रेट ऑफ बैकवर्ड से कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये सिंबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगा, और हीट बढ़ेगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा है बच्चों, बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड, मतलब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट और सॉल्यूट बनना ज्यादा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा एक तरीके से। तो यानी कि सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट में एक तरीके से अलग अलग हो रहा है, तो सॉल्यूट अलग हो रहा है और सॉल्वेंट अलग हो रहा है। तो बच्चों सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई ना, सॉल्यूट अलग हो रहा है सॉल्वेंट से, तो ये तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना हुआ। सॉल्युबिलिटी बढ़ने का मतलब यह है कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है। बट यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, हीट बढ़ रही है, और हीट बढ़ने से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा है। रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ेगा तो इसका मतलब यह है कि रिएक्शन कहां चल रही है, बैकवर्ड में, यानी सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट में अलग अलग हो रहा है। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और ये किसके लिए है, जब प्रोसेस कैसा होगा बच्चों, हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब इसी तरीके से हम एंडोथर्मिक के लिए डिस्कस करते हैं। तो एंडोथर्मिक के लिए, एंडोथर्मिक प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। मान लो ए कोई सॉल्यूट है और बी कोई सॉल्वेंट है, ए कोई सॉल्यूट है और बी हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। और ये हीट एब्जॉर्ब करके
हीट एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट इन द सेंस मतलब प्रोडक्ट ना बोल के अगर हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, ठीक है, इक्विलिब्रियम में चल रही है। तो बच्चों अगर इस रिएक्शन के लिए देखिए, ये रिएक्शन भी दोनों डायरेक्शन में चल रही है, एक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखते हैं, फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ जो रिएक्शन चल रही है उसके लिए रिएक्टेंट की तरह ए काम कर रहा है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और ये हीट। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन, बोले तो ए की कंसेंट्रेशन, बी की कंसेंट्रेशन और इस बार हीट लेफ्ट साइड में, क्योंकि प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है। और रेट ऑफ बैकवर्ड अगर लिखते हैं तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए तो ये रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए अगर अब एंडोथर्मिक प्रोसेस में आपसे कोई बोलता है कि एक सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाने से सॉल्यूशन बन रहा है और प्रोसेस एंडोथर्मिक है, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उस वक्त अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, मतलब वो सॉल्यूट ज्यादा डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में या कम। तो बच्चों टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो, अब ध्यान से सुनना, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो तो एक बार बताओ, हीट ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा करने से हीट तो बढ़ेगी बढ़ेगी, और अगर हीट बढ़ेगी तो हीट का रिलेशन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हीट बढ़ेगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से हीट ज्यादा, और हीट ज्यादा होगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी, और फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा हो रही है बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये वाली आगे की, और मतलब ए प्लस बी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कंबाइन होके फटाफट से क्या बना रहे, सॉल्यूशन बना रहे कंबाइन होके। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जल्दी जल्दी घुल के क्या बना रहे, सॉल्यूशन। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ी, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगर प्रोसेस कैसा है हमारा, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डिस्कस कर रहा हूं, कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसका एक जनरल एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ शुगर सिरप। शुगर सिरप क्या होता है, शुगर सिरप बच्चों चाशनी, चीनी की नहीं बनाते, चीनी और पानी को एक साथ मिलाओ और उसको गैस पे रख दो तो चाशनी बनेगी। तो अब आप जितना जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा चीनी पानी के अंदर डिसॉल्व होती है, क्योंकि चाशनी बनना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, उसके लिए हमें हीट की जरूरत होती है। हम जितना ज्यादा हीट देते हैं उतना ही ज्यादा चीनी पानी के अंदर घुलती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ शुगर सिरप, चाशनी का बनना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन अगर एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, अगर एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो बच्चों टेम्परेचर से भी, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर कितना डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये फैक्टर समझ लिया। तीसरा फैक्टर है कि जब कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं सॉलिड को, जब कोई सॉलिड, ये लिक्विड है हमारा बच्चों, ये लिक्विड, और यहां पर कोई सॉलिड है, ठीक है। तो जब कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है, जब हम उसको घोलने की कोशिश करते हैं सॉलिड को, तो क्या हम प्रेशर का रोल, मतलब प्रेशर को घटा के या बढ़ा के उसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों सॉलिड पे ना प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि सॉलिड जो होते हैं वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि उनको मतलब दबाया नहीं जा सकता, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तब कंप्रेस होते हैं, तब वो दबते हैं। तो मतलब यही हुआ कि प्रेशर का कोई रोल नहीं है, प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। एक लिक्विड के अंदर जब हम सॉलिड को सॉल्युबल कर रहे होते हैं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स हुए कि किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कोई सॉलिड किसी लिक्विड के अंदर कितना डिसॉल्व होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है बच्चों हमें, तो बहुत सिंपल है। ये पिछली बार हम क्या कर रहे थे, शुगर या सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे थे लिक्विड के अंदर, मतलब वो सॉलिड थे।
इस बार क्या करें, हमारे पास जो है ये पानी है और इसके ऊपर मान लो ये गैस रखी हुई है, ये गैस रखी हुई है। तो बच्चों अब ये गैस, इसमें कितनी ज्यादा से ज्यादा कितनी गैस घोल सकते हो, इस गैस का कितना वॉल्यूम, ये कोई गैस है, इस गैस का कितना वॉल्यूम आप इस लिक्विड के अंदर, इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर सकते हो कांस्टेंट प्रेशर पर, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रेशर अगर बढ़ाते हो, ऊपर से प्रेशर लगाओगे तो ये गैस और ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी, तो प्रेशर कांस्टेंट रखना है। प्रेशर कांस्टेंट अगर होता है उस वक्त पे किसी गैस का वॉल्यूम एक गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड के अंदर जितना भी डिसॉल्व हो जाए किसी गैस का वॉल्यूम, वही कहलाती है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा फैक्टर अफेक्टिंग टू दी सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। जब एक गैस को लिक्विड में सॉल्युबल करते हैं तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो हेल्प करेंगे किसी गैस की लिक्विड में डिसॉल्व होने की, या फिर उसको रोकेंगे गैस को लिक्विड में डिसॉल्व होने से। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब कि गैस, जिस गैस को भी आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, जिस गैस को भी आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपकी गैस का नेचर कैसा है, लिक्विड का नेचर कैसा है। तो बच्चों एक्चुअल में जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी गैस की, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट के अंदर, वो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द गैस एंड द सॉल्वेंट, वो ये गैस इस सॉल्वेंट के, इस लिक्विड के अंदर कितना डिसॉल्व होगा, ये इन दोनों के बीच की केमिकल रिएक्शन पे डिसाइड होगा, इनके बीच में कितनी केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये बात तो ठीक है। तो जो पोलर नेचर की, जैसे HCl, जैसे बच्चों HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, और ये बाय नेचर एक गैस है। अब ये HCl गैस जो है ये वाटर के अंदर H2O एक्वस, इसके अंदर बहुत इजीली हाईली सॉल्युबल होती है। अब सवाल ये है कि ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि HCl गैस पानी के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती है। बच्चों HCl पे क्या है, चार्ज है H प्लस और पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और वाटर भी हमारा क्या होता है, पोलर होता है। तो ऑक्सीजन, अगर वाटर का स्ट्रक्चर देखें वाटर मॉलिक्यूल का, तो ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव। तो पोलर गैस है, पोलर सॉल्वेंट के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे भी वही फैक्टर काम करेगा। एंड यहाँ पर एक नोट करके मैंने पॉइंट लिखा हुआ बच्चों, ये नोट को अच्छे से पढ़ना। लार्जर साइज गैसेस, लार्जर साइज गैसेस जैसे नोबल गैसेस, अच्छा जो नोबल गैसेस होती हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, ये जो है इनका साइज जो होता है काफी बड़ा होता है, ये गैसेस होती हैं और नेचर में ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में मिलती हैं, सिंगल सिंगल एटम, हीलियम एटम, नियोन, तो इनका साइज काफी ज्यादा होता है, ये पानी में जल्दी से नहीं घुलती। अब सवाल है क्यों हीलियम, नियोन, आर्गन जैसी गैसेस पानी में जल्दी से नहीं घुलती हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि बच्चों होता क्या है कि जैसे ये मान लीजिए वाटर है, तो यहाँ पे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, बच्चों जो वाटर के जो ये मॉलिक्यूल्स है ना, इनके बीच का जो ये खाली स्पेस है, ये वाला जो खाली स्पेस है, ये वाला इंटरस्टिशियल स्पेस इसको हम बोलते हैं। द स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये जो लार्जर साइज गैसेस होती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हीलियम गैस में हो रहा है, तो ये इसके अंदर फिट हो ही नहीं पाएगी क्योंकि इसका साइज क्या है, बड़ा है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, नोबल गैसेस लेस सॉल्युबल होती है। देखो ये लिखा, लार्जर साइज गैसेस दैट इज नोबल गैसेस आर डज नॉट फिटेड इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ वाटर, सो लेस सॉल्युबल इन वाटर। ये आगे काम आएगा बच्चों, इस जगह यूज करेंगे इसे। तो ये पॉइंट आप अपने दिमाग में इसको याद रख लो कि नोबल गैसेस लेस सॉल्युबल होती हैं वाटर के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा सेकंड फैक्टर आता है, सेकंड फैक्टर आएगा टेम्परेचर, कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो कोई गैस किसी लिक्विड के अंदर ज्यादा डिसॉल्व होगी या कम। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। आप घर में क्या करना, एक पतीले में या कोई भी बर्तन हो आपके घर में, कोई भी वेसल हो, उसमें पानी लो और उसको गैस पे रख के आओ और नीचे गैस को ऑन करो। तो होता क्या, आप देखेंगे यहाँ पे कभी अपना पानी अगर गर्म किया हो तो नीचे से ना बबल्स टाइप के उठते हैं, बबल्स जो है वो ऊपर की ओर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे गैस ऑन करने के बाद पानी गर्म होने लगता है
तो बबल्स ऊपर की ओर आते हैं। ये क्या चीज है? एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, जो वो वाटर होता है जो आपने लिया है पानी, उसके अंदर ना बहुत सारी गैसेस होती हैं, बहुत सारी गैसेस होती हैं। और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो वो जो गैस है वो पानी के अंदर से निकलना स्टार्ट कर देती है और वो बाहर की ओर जाने की कोशिश करती है, बाहर की ओर जाने की कोशिश करती है। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो इसके अंदर, इस पानी के अंदर जो गैसेस घुली हुई थी, वो बाहर निकलने की कोशिश करी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी? डिक्रीज होगी, मतलब सॉल्युबिलिटी घटेगी, गैस बाहर निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जनरली द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, जनरल क्या होता है कि किसी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज विद इंक्रीज इन, सॉरी प्रेशर लिखा हुआ है यहाँ पे, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से कोई गैस कम डिजोल्व होगी, मतलब गैस उसमें से निकलना स्टार्ट होगी। बिकॉज ऑन हीटिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ गैस, जब हम एक गैस के सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो सम गैस एक्सपेल्ड आउट ऑफ द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में से बाहर निकलने लगे। अब बच्चों एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, वो क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ो फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में देखिए, व्हाई डज सर्वाइवल ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल बिकम डिफिकल्ट ड्यूरिंग समर। गर्मियों जब काफी ठीक ठाक गर्मी जब पड़ती है, जैसे अब आने वाली है मई जून, तो काफी अच्छी गर्मी पड़ती है, उस दौरान क्या होता है, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु जो होते हैं, ये मान लीजिए कोई लेक है और इसके अंदर मैंने एक फिश बनाई, ये एक फिश है, तो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, एक्वेटिक एनिमल्स इनको बोलते हैं। एक्वा का मतलब वाटर, और वाटर में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल, तो वो उनका जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिश का जीना थोड़ा मुश्किल है गर्मी के दौरान। ऐसा क्यों? एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, गर्मियों के मौसम में, समर, इन समर सीजन, जो क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इस पानी के अंदर जो डिसॉल्व गैसेस होती हैं वो क्या हो जाती है, वो बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ आंसर, इसका आप कैसे लिखेंगे, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई में। इन समर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडीज राइजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से वाटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। एज अ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर बॉडी डिक्रीजेस। जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर बॉडीज के अंदर जो गैस सॉल्युबल है वो डिक्रीज हो जाएगी। लेस अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इज अवेलेबल, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन गैस उसमें घुली हुई है वो कम पड़ जाएगी और उनको दिक्कत आएगी, जो एक्वेटिक एनिमल्स इसमें रह रहे हैं। तीसरा फैक्टर है बच्चों हमारा, कोई गैस कितना डिसॉल्व होगी, क्या उससे प्रेशर पे फर्क पड़ता है, मतलब प्रेशर बढ़ाने या घटाने से कोई गैस किसी लिक्विड के अंदर कितना डिसॉल्व होगी। तो देखिए इसको समझते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पर डेवलप। समझो मान लीजिए यहाँ पर ये कंटेनर लिया मैंने, कंटेनर के अंदर यहाँ पर पानी है और ये पानी के ऊपर एक गैस रखी हुई है, क्या रखी हुई है, गैस। और यहाँ पर मैंने एक पिस्टन बनाया बच्चों, और आपने क्या करा, यहाँ पर P यानी प्रेशर, कुछ प्रेशर आपने अप्लाई करा। अब ये प्रेशर आप अप्लाई करोगे तो जो एक गैस रखी हुई है, जो यहाँ पे जो एक गैस है, इस लिक्विड सरफेस, ये हमारा लिक्विड सरफेस है और ये हमारी गैस है, ये गैस है और ये लिक्विड है। तो प्रेशर, जब ये पिस्टन मूवेबल है बच्चों, ये क्या है, ये हमारा पिस्टन है और ये पिस्टन मूवेबल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मूवेबल, मतलब ये मूव कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है। प्रेशर अगर इनके ऊपर से डाल रहे तो ये नीचे भी जाएगा, और प्रेशर अगर ऊपर से नहीं लेंगे तो ऊपर भी जा सकता है, मूवेबल। तो अब प्रेशर ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं तो ये पिस्टन नीचे जाना स्टार्ट करेगा, नीचे जब जाएगा तो इस गैस मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर लगेगा, और जब ये गैस मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर लगेगा तो ये गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड के क्या आएंगे, अंदर आएंगे, ये गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर आ जाएंगे। तो यानी कि प्रेशर बढ़ाने से गैस जो है और ज्यादा आ रही है लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रही है गैस। तो यानी कह सकते हैं सीधा सीधा, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो कोई गैस जो है वो ज्यादा डिसॉल्व होगी एक लिक्विड के अंदर, कोई भी गैस। तो प्रेशर जो होगा, तो इसको जो थे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी बच्चों, हेनरी, उन्होंने स्टडी किया था। हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने अपना एक लॉ भी दिया था जिसको हम हेनरीज लॉ के नाम से जानते हैं। तो बहुत सिंपल सा लॉ था, आपको समझ में आया।
हेनरी लॉ बोलता था कि जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे ना किसी गैस के ऊपर, अगर वो गैस लिक्विड सरफेस के ऊपर रखी हुई है तो वो गैस उतना ही ज्यादा डिसॉल्व होगी उस लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट देखो जरा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हेनरी ने इसको पढ़ा था, स्टडीड बाय हेनरी, और उन्होंने एक लॉ दिया हेनरी लॉ। ये क्या बोलता है? ये बोलता है दिस लॉ स्टेट्स दैट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, एक गैस की सॉल्युबिलिटी इन अ लिक्विड, एक लिक्विड के अंदर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे किसी, जैसे यहाँ पे ये एक फिगर दे रखा है, एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों, यहाँ पे ये एक पिस्टन है, वेट पहले रखा हुआ था, एक ही वेट रखा हुआ है, तो यहाँ पे गैस कुछ इस तरीके से है। जब ज्यादा वेट हो गए तो ये गैस जो है इसके अंदर डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गई, तो प्रेशर बढ़ाया तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। यही हमारा क्या है? हेनरी लॉ। सिंपल था बहुत हेनरी लॉ। तो बच्चों हेनरी लॉ जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। अब इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं हेनरी लॉ को, जो आपको लिखना है। हेनरीज लॉ इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये लिक्विड है, ये कोई लिक्विड है, और यहाँ पे गैस रखी हुई है, कोई पिस्टन लगा हुआ है। एक बात बताओ बच्चों, जब हम इस पे पिस्टन पे प्रेशर लगाएंगे नीचे की ओर, पिस्टन पे जब प्रेशर लगेगा नीचे की ओर, तो ये गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी इस लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर। मतलब गैस के, जो मैं ये बोल सकता हूं बच्चों, गैस के मोल्स ज्यादा से ज्यादा इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होंगे, गैस के मोल बढ़ेंगे इस लिक्विड के अंदर। मतलब ये है कि गैस का मोल अगर बढ़ रहा है लिक्विड के अंदर, तो मैं ये बोल सकता हूं बच्चों गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है इस लिक्विड के अंदर। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालना चाहता हूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट, है ना। तो कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट? गैस प्रेजेंट है और लिक्विड प्रेजेंट है। अगर गैस के मोल बढ़ रहे हैं इस लिक्विड के अंदर तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। क्या होगा? मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो बच्चों जो सॉल्युबिलिटी है वो हम लेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो हेनरीज लॉ जो मोस्ट कॉमनली, हेनरी लॉ की मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या है? मोस्ट कॉमन फॉर्म वो ये है कि जितना ज्यादा हम किसी गैस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, जितना ज्यादा हम किसी गैस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, उतना ही ज्यादा उस गैस का मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन के अंदर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये हेनरी लॉ है। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा गैस का इस लिक्विड के अंदर। मोल फ्रैक्शन का उतने ही ज्यादा मोल डिसॉल्व होंगे। सिंपल सी तो बात है, बस मोल फ्रैक्शन की टर्म में आपने ध्यान रखना है। इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा पी के एच, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है, P इक्वल टू के एच एक्स। ठीक है, यहाँ पर P क्या है हमारा? ये प्रेशर है। के एच क्या है? यहाँ पर के एच को हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, और एक्स क्या है? काई गैस, इसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, तो हेनरी लॉ की एप्लीकेशन पढ़नी है, ये भी पेपर में आ जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे आपको सामने एक कैन दिख रही है, कोका कोला की कैन। ये क्यों दिखा रहे हैं? तो बच्चों होता क्या है, आप सभी लोग जनरली कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, है ना। तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है कि ये जो जितनी भी बॉटल्स होती है कोल्ड ड्रिंक की, इनमें ना CO2 डिसॉल्व होती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर मिक्स करके रखते हैं। वाटर, कार्बोनेटेड वाटर भी बोलते हैं हम इनको। क्या बोलते हैं? कार्बोनेटेड वाटर, क्योंकि CO2 डिसॉल्व कर दिया उसमें। तो बच्चों CO2 जो होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है नॉर्मल तौर पे इंसॉल्युबल होता है। CO2 इज, यहाँ पे इस लाइन को याद रखना, CO2 इज नॉर्मली इंसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर नॉर्मली इंसॉल्युबल होता है, तो नॉर्मल नहीं खुलेगा अगर आप CO2 को डिसॉल्व करने की कोशिश करें। तो फिर क्या करें? तो होता क्या है कि हम क्या करते हैं, ये CO2 है तो गैस ही, तो ये कोल्ड ड्रिंक में ऐड किया जाता है टेस्ट के लिए। तो इसको हाई प्रेशर पे ऊपर से प्रेशर लगा के
हेनरी लॉ का यूज करके जितना ज्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे वो गैस पानी के अंदर उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये हमारा एप्लीकेशन हुआ हेनरी लॉ का। तो देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स में CO2 की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे उनको सील पैक किया जाता है। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन तो हो गया हमारा। नेक्स्ट है बेटा हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है ये स्क्यूबा डाइवर्स। ये आपको इमेज दिख रही होगी, ये जो समुद्री तैराक जो होते हैं काफी नीचे गहराइयों में जाते हैं, ये दिख रहा होगा आपको इंसान। ये क्या लिखा हुआ है इतने बड़े पैरा में, मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, तो बच्चों हम बात कर रहे हैं स्क्यूबा डाइवर्स। इनमें क्या स्क्यूबा डाइवर्स क्या होते हैं? स्क्यूबा डाइवर्स हम उनको बोलते हैं जो समुद्र में जो जाते हैं नीचे गहरे, नीचे मतलब काफी नीचे जाते हैं वो समुद्र में। तो होता क्या है कि नीचे जाते हैं तो नीचे ऑक्सीजन तो होती नहीं है, तो ऑक्सीजन होती नहीं है तो वो ना अपने बैग पे वो एक टैंक लेके जाते हैं। अभी टैंक कैसा होता है? ये होता है बच्चों ऑक्सीजन टैंक। ऑक्सीजन टैंक होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन, नीचे तो पानी के अंदर तो ऑक्सीजन है नहीं, तो ऑक्सीजन टैंक होता है। तो बच्चों इसमें O2 होती है, O2 गैस। अब बच्चों एक बात बताओ, इसमें सिर्फ O2 ही होगी? आप एयर में हो, तो एयर में अभी नॉर्मली हम हैं यहाँ पर, आप अपने रूम में बैठे होंगे, तो क्या जो हमारे आसपास की एयर है क्या उसमें केवल ऑक्सीजन ही है? आपको पहले से ही पता है कि एयर में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होती है, प्योर ऑक्सीजन हम भी नहीं ले सकते। तो इस ऑक्सीजन टैंक में, वैसे नाम इसका ऑक्सीजन टैंक है लेकिन इसमें और भी गैसेस होती हैं, तो उसमें भी हमें और भी गैसेस देखेंगे। तो N2 गैस भी होती है बच्चों उसमें, ये पहले की बात बता रहा हूँ। तो स्क्यूबा डाइवर जब टैंक लेके जाते थे ऑक्सीजन टैंक, तो उसमें ऑक्सीजन गैस भी होती थी और नाइट्रोजन गैस। तो ये मान लो ये C है, C। तो एक स्क्यूबा डाइवर जो है वो यहाँ पे था, स्क्यूबा डाइवर्स, और वो यहाँ से नीचे गया, ठीक है, और वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो और यहाँ पे इस पे टैंक भी है। तो यहाँ पर होगा क्या ना कि बच्चों अब ये नीचे आ गया, नीचे काफी नीचे, तो ऊपर पानी बहुत ज्यादा है। पानी ज्यादा होने की वजह से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा हो गया तो प्रेशर तो बढ़ेगा ना, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो जो ये गैस अंदर जा रही है, जब ये जो स्क्यूबा डाइवर है ये गैस जब इनहेल कर रहा है गैस को, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से होगा क्या कि जो इसके ब्लड कैपिलरी, बच्चों यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरी बना रहा हूं मैं, ये ब्लड कैपिलरी, आपने थोड़ा सा मैंने बड़ा डायग्राम बना, ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज होती है बच्चे छोटी छोटी, जैसे नसों में खून बहता है ना, इसी तरीके से। तो कैपिलरी छोटी होती है, तो इनमें ब्लड फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है। अब होता क्या है कि जब ये स्क्यूबा डाइवर्स नीचे पहुंच जाता है, नीचे पहुंच जाते हैं, तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इसमें ना हाई प्रेशर पे गैस ज्यादा डिजोल्व हो जाती है। मतलब नाइट्रोजन गैस ब्लड के अंदर, ऑक्सीजन गैस की तो जरूरत है, नाइट्रोजन गैस ज्यादा डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। अब हो गई, प्रेशर ज्यादा था तो नाइट्रोजन गैस ज्यादा सॉल्युबल हो गई इसके ब्लड के अंदर। अब वापस से जब ये आता है ऊपर, वापस से जब ये ऊपर आएगा सरफेस पे, तो पानी कम हो गया इसके ऊपर से, पानी कम हो गया तो प्रेशर कम हो गया, ऊपर आएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। प्रेशर कम होने की वजह से ये गैस तुरंत यहां से निकलने की कोशिश करती है इसकी कैपिलरी से। तो होगा क्या, जैसे ही तुरंत यहां से निकलने की कोशिश करती है, तो ये जो कैपिलरी है ये इतनी जल्दी निकल नहीं पाती, कैपिलरी ब्लॉक हो जाती है। ये जो गैस है नाइट्रोजन गैस यहाँ पे, ये ब्लॉक कर देती है इस कैपिलरी को, और ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाता है, ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? इस डिसीज को बैंड बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? बैंड। तो मेडिकल कंडीशन है ये बैंड, और ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है और डेंजरस टू लाइफ। तो इसको कैसे आप अवॉइड, क्या सर ऐसे ही होगा हमेशा? देखो, अवॉइड करने के लिए ये जो बैंड नाम की जो डिसीज हम इसको बोल रहे हैं, इसको अवॉइड कैसे किया जाता है? उस टैंक में बच्चों अब हम क्या करते हैं, हीलियम, देखो इसमें लिखा हुआ है द टैंक यूज्ड बाय स्क्यूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। अब उसमें एक गैस और हीलियम भी मिलाई जाती है बच्चों। अब हीलियम के बारे में मैंने आपको बताया था, ये नोबल गैस है। नोबल गैस हाई प्रेशर पे, ये भले हाई प्रेशर पे ये लेस सॉल्युबल होती है, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, ये घुल नहीं पाता जल्दी से, है ना, मैं पहले डिस्कस कर रहा था। तो कम जाएगा पानी के उसके ब्लड के अंदर, तो कम डिसॉल्व होगा। तो हमने क्या करना है, हीलियम का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ रखा है बच्चों, हीलियम। अब कौन सी गैस का यूज करते हैं नाउ डेज? जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं वो कौन सी गैस का यूज करें? तो वो है हीलियम, ठीक है।
क्योंकि ये लेस सॉल्युबल। थर्ड है बच्चों हमारा तीसरा एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का, वो है हाई एल्टीट्यूड्स। बच्चों ये जो आपको दिख रहे हैं लोग यहाँ पे पहाड़ों पे चढ़ते हुए, ये होता क्या है कि जनरली जो लोग ग्राउंड लेवल पे, जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड सरफेस है और यहाँ पे एक पहाड़ी मैंने बनाई। अब जो यहाँ पे एक पर्सन है, जो लोग नीचे नॉर्मल रहते हैं ग्राउंड पे, जो पहाड़ों पे नहीं रहते, जनरली जो पहाड़ी लोग होते हैं उनको तो खैर नहीं होती, यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी। तो जो नॉर्मल जो ग्राउंड पे रहता है वो जब जाएगा ऊपर हिल्स पे, तो यहाँ पर होता क्या है बच्चों, देखो जब ग्राउंड लेवल पे तो उसके ऊपर देखो इतनी सारी गैसेज है, एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर। इस एटमॉस्फेयर की वजह से इस पर्सन पे प्रेशर जो है वो ज्यादा है। एटमॉस्फेयर है ऊपर, एक ऊपर जो ये पर्सन खड़ा हुआ है इस पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एटमॉस्फेयर है, जो इसके नीचे पहाड़ के नीचे वाला जो एटमॉस्फेयर है, ये प्रेशर तो इसके ऊपर है ही नहीं। यानी कि इसके कंपैरेटिव अगर मैं इससे तुलना करूं इसकी, तो यहाँ तो प्रेशर कम लग रहा है ना, प्रेशर कम है यहाँ पे इसके ऊपर, जो इस पे लगने वाला प्रेशर ऊपर से वो कम है, क्योंकि इस पे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला प्रेशर इसके पास ज्यादा है ना। प्रेशर इसके ऊपर कम लगने की वजह से तो बच्चों होता क्या है, पहाड़ पे इसकी बॉडी में जो O2 है ना, ऑक्सीजन, वो कम पहुंच पाएगी, क्योंकि ज्यादा प्रेशर होने की, यहाँ पे जो ग्राउंड पे जो रहता है प्रेशर ज्यादा रहता है, तो ऑक्सीजन जो है बहुत अच्छे से इसकी बॉडी के अंदर जा रही थी, लेकिन ऊपर जब ये पहाड़ी पे चढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम होने की वजह से इसका ऑक्सीजन इसकी बॉडी में कम जा पाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से गैस क्या होती है, ज्यादा डिसॉल्व होती है। जब ऑक्सीजन इसकी बॉडी में कम पहुंचेगा तो इसके बॉडी में कई तरीके की प्रॉब्लम्स आएगी, और उसको उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनॉक्सिया। ये वर्ड लिखा है, एनॉक्सिया बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो पर्सन थोड़ा वीक फील करेगा और सोचने की शक्ति, अनेबल टू थिंक, ऐसी कई तरीके की प्रॉब्लम उसको होंगी। तो सर सवाल ये है कि जो पहाड़ पे जो लोग रहते हैं, क्या उनको हमेशा ऐसी प्रॉब्लम होती है, क्या वो हमेशा सोच नहीं पाते, हमेशा थके हुए रहते हैं? तो नहीं बच्चों, वो क्या कर चुके हैं, अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं, ठीक है। एडेप्टेशन उन्होंने कर लिया है, तो वो सरवाइव कर रहे हैं वहां पे। लेकिन हम लोग अगर ऊपर जाते हैं पहाड़ी पे, तो हमें ये होना, एनॉक्सिया होना बहुत कॉमन है, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं जा पाता पूरी तरीके से, जिसकी वजह से हमें एनॉक्सिया हो सकता है।